शक्ति का शिव को प्रणाम। हे शिव शक्ति, आप अपना निवास स्थान छोड़कर कहां जा रही हैं? हे महादेव, मां शक्ति ने मेरा आह्वान किया है। इसका कारण तो मुझे वहीं जाकर ज्ञात होगा। मैं आपकी शक्ति हूं। मैं आपसे अधिक समय तक दूर नहीं रहूंगी। मुझे आज्ञा दीजिए। अवश्य जाइए। आदिशक्ति के आह्वान का कारण मैं जानता हूं। आदिशक्ति आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। जाइए। प्रजापति की जय हो। कहो परिचारिके, क्या समाचार है? प्रजापति महारानी ने 16 कालायुक्त चंद्रमा के समान एक सुंदर कन्या को जन्म दिया है। हम अति प्रसन्न हुए। प्रसूति, प्रिय प्रसूति, कैसी दिव्य कांति है। आपके यश जैसी स्वामी। ये चमकता हुआ ललाट, इसके लिए वारा क्षेत्र न्योछावर। वाह, कितनी सुंदर नासिका है। इस पर गांगे क्षेत्र न्योछावर, और ये फूलों जैसे कपोल, इन पर तो राजधानी न्योछावर, और इन सुंदर नेत्रों पर तो। रुकिए स्वामी, सब कुछ तो न्योछावर कर दिया। अब क्या न्योछावर करेंगे आप? अब तो प्रजापति स्वयं न्योछावर। पुत्र, इस कन्या पर तो सारी सृष्टि ने न्योछावर। पिताश्री, आपने इसका भाग्य तो अपने हाथों से लिखा है। कृपया मुझे भी बताएं, मेरी पुत्री का भविष्य कैसा है? भविष्य को अज्ञात ही रहने दो पुत्र, इसी में कल्याण है। भविष्य के पथ पर अनगिनत फूल होंगे तो कुछ कांटे भी अवश्य होंगे। भविष्य को वर्तमान में जान लेने का अर्थ है उन कांटों की चुभन से वर्तमान को पीड़ा पहुंचाना। जो होता है वो तो होगा ही, किंतु अमंगल की जानकारी जब पहले ही हो जाती है तो मंगल पर भी उसकी छाया पड़ने लगती है। ऐसा कोई जीवन नहीं जिसके भविष्य में सुख और दुख दोनों ना हो। भविष्य के प्रति मानव का ज्ञान ईश्वर की कृपा का फल है, नहीं तो भावी दुख की जानकारी मानव के वर्तमान को अंधकार से ढक ले। सत्य कहा पिताश्री। तू तो मेरा विद्वान पुत्र है। आयुष्मती भवा पुत्री, आयुष्मती भवा। इससे पहले भी यहाँ कई कन्याओं ने जन्म लिया, किंतु इतनी सुंदर मूर्ति पहले कभी नहीं दिखाई दी। कितना गौरवर्ण है। ये गौरी है, गौरी। पुत्री गौरी, गौरी, गौरी। ये क्या स्वामी, प्रातः उठकर ईश्वर का नाम लेने के स्थान पर आप गौरी का नाम लेने लगे? सत्य कह रही हो देवी। गौरी अब मेरे लिए ईश्वर के समान ही है। उसे पल भर भी ना देखूं तो मन व्याकुल उठता है। किंतु इतनी व्याकुलता भी अच्छी नहीं स्वामी। पुत्री सदैव माता पिता के घर तो नहीं रहती ना। वो पराया धन है, उसे एक न एक दिन तो ये स्थान छोड़कर जाना ही है। आप भूल रही हैं देवी, गौरी प्रजापति दक्ष की कन्या है। माना कि हर कन्या को एक न एक दिन अपने माता पिता का घर छोड़कर ससुराल जाना पड़ता है, पर मैं कोई न कोई व्यवस्था कर दूंगा ताकि गौरी सदा मेरी आंखों के सामने रहे।
आप नहीं जानती, मैंने उसे अपनी आंखों में सपने की भांति संजो कर रख दिया है। पर यह क्या, आपने तो मुझे बातों में उलझा दिया। मैं गौरी के दर्शन करके आता हूं। वो इस समय उद्यान में होगी। हे प्रभु, विवाह के पश्चात जिस दिन गौरी इनसे दूर हो जाएगी, उस दिन इनका क्या होगा? गौरी, पुत्री गौरी, पुत्री कहाँ हो तुम? गौरी, गौरी, पुत्री गौरी, कहाँ हो तुम? गौरी, पुत्री, कहाँ हो पुत्री? पुत्री, पिताश्री, प्रातः कहाँ चली गई थी पुत्री? मैं पुष्प लेने आई थी पिताश्री। प्रकृति का सबसे सुंदर पुष्प तो तुम हो। भला तुम्हें पुष्प चुनने की क्या आवश्यकता है? मैंने कई बार तुमसे निवेदन किया है, जब भी मैं आंखें खोलूं, सबसे प्रथम मैं केवल तुम्हें देखूं। पिताश्री, एक बात कहूं? कहो पुत्री। स्नेह का ऐसा बंधन किसी दिन आपके लिए कष्ट का कारण बन जाएगा। वो क्यों पुत्री? देखिए पिताश्री, आप प्रजापति हैं, महाविद्वान हैं। आपको तो जाने कहां कहां से निमंत्रण आते रहते हैं। आप क्या हर जगह मुझे अपने साथ ही ले जाएंगे? अब तक तो ऐसा ही हुआ है पुत्री, और आगे भी ऐसा ही होगा। हाँ सुनो पुत्री, काशी में विद्वानों की महासभा होने जा रही है। मुझे उसकी अध्यक्षता का निमंत्रण मिला है, जिसे मैंने स्वीकार कर लिया है। देखिए, मैंने कहा था ना, अब आपको अकेले ही जाना पड़ेगा। नहीं पुत्री, ऐसा नहीं होगा। मैंने प्रबंधकों से पहले ही कह दिया था कि मैं अकेले नहीं, अपनी प्रिय पुत्री के साथ आऊंगा। सच पिताश्री? सुना है काशी बड़ी सुंदर नगरी है। हाँ, और हम पिता और पुत्री उस सुंदर नगरी का भ्रमण साथ में करेंगे। चलिए, इस बार काशी मैं आपके साथ ही चलूंगी। किंतु मैं एक कन्या हूं। जिस दिन आप मुझे इस घर से विदा करेंगे, उस दिन क्या होगा पिताश्री? उस दिन की कल्पना करके मेरा हृदय भर आता है। न जाने कैसे कैसे विचार मेरे मन में उत्पन्न होने लगते हैं। तुझसे अलग होने की बात तो मैं सोच भी नहीं सकता। देख पुत्री, इस समय तू विदाई की बात न कर। पिताश्री, पिताश्री, ये क्या? आपकी आंखों में अश्रु? पुत्री गौरी, लोगों के प्राण कहीं भी बसते हो, पर इस दक्ष के प्राण उसकी पुत्री गौरी में बसे हैं, तुझ में बसे हैं। पिताश्री, कैसे उतार पाऊंगी मैं आप जैसे उदार पिता का स्नेह का ऋण? ऋणी तो मैं हूं पुत्री। तूने मेरे घर में जन्म लेकर मुझ पर उपकार जो किया है। अब सुन पुत्री, काशी यात्रा का समय हो गया है, प्रबंध हो गया है। अब चलें। चलिए पिताश्री। चलो पुत्री। आओ पुत्री गौरी। आइए श्रेष्ठ प्रजापति दक्ष, काशी नगरी आपका और आपकी पुत्री का स्वागत करती है। धन्यवाद प्रजापति त्रिभुवन। विद्या का केंद्र इस महान नगरी में आकर मैं और मेरी पुत्री धन्य हो गए।
आइए। चलो पुत्री। पुत्री गौरी, तुमने तो सुना ही होगा कि यह नगरी काशी तीनों लोक से न्यारी नगरी है। सभा के पहले सत्र के पश्चात मैंने तुम्हारे और पिताश्री के नगर भ्रमण की व्यवस्था कर दी है। धन्यवाद। इस नगरी का बहुत गुणगान सुन रखा था। हाँ। आज इसे प्रत्यक्ष देखने का सौभाग्य मिला है। आइए। आइए श्रेष्ठ प्रजापति, अध्यक्ष का आसन ग्रहण कीजिए। आप समस्त आचार्यों, ऋषियों और प्रजापतियों को प्रजापति दक्ष का नमस्कार। आपकी सभा ने मुझे अध्यक्ष का स्थान देकर मेरा जो सम्मान किया है उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं अपने नगर की ओर से, अपनी ओर से और समस्त ऋषियों और विद्वानों की ओर से आपका अभिनंदन करता हूं। और आपका भी अभिनंदन करता हूं। आज की सभा में विचार का मुख्य विषय यह है कि समाज के उत्थान में पुरुष के साथ नारी किस प्रकार सहयोग कर सकती है। शिक्षा से लेकर यज्ञ आदि कर्मों में नारी का क्या स्थान होना चाहिए। हमारा यह सौभाग्य है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर हमारी चर्चा को उचित दिशा देने के लिए अध्यक्ष के रूप में श्रेष्ठ प्रजापति दक्ष विराजमान है। मुझे यह सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि मुख्य अतिथि के आते ही सभा की कार्रवाई प्रारंभ हो जाएगी। प्रजापति त्रिभुवन, क्षमा कीजिएगा। अध्यक्ष द्वारा स्थान ग्रहण कर लेते ही सभा की कार्यवाही प्रारंभ हो जानी चाहिए। यही शिष्टाचार है, यही परंपरा भी। आपके मुख्य अतिथि को अध्यक्ष से पूर्व ही आकर अपना स्थान ग्रहण कर लेना चाहिए था। अरे आ गए, आ गए, आ गए। आपका आगमन हुआ, हम धन्य हो गए। क्या प्रजापति दक्ष का शुभागमन हो चुका है? हाँ प्रभु, उनका तो पहले ही पदार्पण हो चुका है। तब तो मुझे सर्वप्रथम चलकर अपने विलंब से आने का खेद प्रकट करना होगा। मार्ग में आते हुए कुछ लोगों का कष्ट निवारण करने के कारण मुझे विलंब हुआ। चलिए।